हम देख रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन 32 तक हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग से संबंधित जो प्रावधान लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 35 है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया कौन से संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति संबंधी प्रावधान जो है वीटो शक्ति के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन व राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये यूएसए से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उनसे संबंधित प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 43 है विधि का शासन कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व तो कौन से देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 45 सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाया जाना यह प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? ये यूएसए से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है साधारण विधेयक के बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 107 में। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये बात इसमें दी गई अनुच्छेद 107 में। क्वेश्चन नंबर 47 है जनहित याचिका की उत्पत्ति कौन से अनुच्छेद के तहत हुई है? अनुच्छेद 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 लोकहितवाद की शुरुआत कौन से केस से मानी जाती है? लोकहितवाद की शुरुआत कौन से केस से मानी जाती है? तो इसका आंसर है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का केस है। इससे लोकहितवाद की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस था। उस मामले में इस केस को आधिकारिक मान्यता दी गई। इस केस को न्यायाधीशों का मुकदमा कहा जाता है। कौन से केस को न्यायाधीश का मुकदमा कहा जाता है? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 49 है जनहित या लोकहितवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने जनहित या लोकहितवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 50 है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार किस पर आबद्ध कर है? ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर आबद्ध कर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है चंपाकप दोहराई राजनवाद 1951 क्या है? तो ये इसमें बात बताई गई है। पहली है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के बीच में यदि किसी प्रकार का विरोधाभास होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस स्थिति में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात है इसमें कि निर्देशक तत्वों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। किन का हनन नहीं किया जा सकता? मूल अधिकारों का।
क्वेश्चन नंबर 52 है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ये अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 53 नेहरू रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए, रूपरेखा को तैयार करने के लिए गठित समिति ने प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 नेहरू रिपोर्ट समिति में कुल कितने सदस्य थे? 8। क्वेश्चन नंबर 55 है भारतीय नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट बनने से पहले कौन सी चुनौती स्वीकार की थी? तो इसका आंसर है भारतीय सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस नेताओं को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी कि जिससे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति हो, अलग अलग धर्मों के लोगों की आपसी सहमति इसमें होनी चाहिए। इस बात को चुनौती दी गई थी, इस बात की चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 किसकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई? इसका आंसर होगा 19 मई 1928 को बंबई में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इस समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया कि ये होगा, और इस प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 है नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या सिफारिश की गई थी? तो पहली है इसमें कि भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए, और दूसरा 19 मूल अधिकारों की, जिसमें महिला मताधिकार और वयस्क मताधिकार प्रमुख है। मांग, किसकी मांग? 19 मूल अधिकारों की मांग, जिसमें महिला मताधिकार और वयस्क मताधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि नेहरू रिपोर्ट के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति जो थी उसके सदस्यों के नाम बताइए। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? नेहरू रिपोर्ट की जो समिति बनी थी उसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष के पद पर, जवाहरलाल नेहरू सचिव के पद पर, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, एनी मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस और शोएब कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 59 नेहरू रिपोर्ट की कौन सी मांगों को अमान्य कर दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज को स्थान न देकर आंशिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी कि पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से कंप्लीटली स्वराज्य को स्थान नहीं दिया गया था, बल्कि आंशिक, पार्शियली स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अधिराज्य का दर्जा, औपनिवेशिक स्वराज्य नागरिकों के मूल अधिकारों में क्या होता है कि इसमें इसके तहत कि राजा और जमींदारों के असीम भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखा गया था, जो कि अनुचित था, जिसके फलस्वरूप देश के नेताओं और आम जनता ने इसे मान्य नहीं किया, क्योंकि इससे उनका अहित होता था।